तो जैसे मैं बता रहा था कि कार्ल मार्क्स में पूंजीवाद सिर्फ एक दमनकारी संरचना नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत हैसियत पे, आपके लेवल पे आप देखेंगे तो मजदूर को वोट डालने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार, रिजर्वेशंस, तरह तरह का कोर्ट कचहरी में केस डालने का अधिकार वगैरह वगैरह, कम से कम कागज़ में ऑन पेपर देते हैं। तो इस चीज़ को अक्सर हम भूल जाते हैं। तो जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, जैसे सोचिए यहाँ मेरे पास है अभी गोरख पांडे का कविता है, या जो विलास गोगरे का जो गीत है ना, या आप गदर का भी गीत ले सकते हैं, किसी का भी। तो उसमें किस ढंग से गरीबों पे अत्याचार है, गरीबों को सताया जाता है, दलितों को सताया जाता है, दमन अत्याचार का उसमें बहुत सारा आपको आपको गाथा मिलेगा, गाथा सुनने को। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लग सकता है कि जो पूंजीवाद के ही आंतरिक जो उसका चरित्र है, वो भी तो फिर अधिकार देना चाहता है, एक तरह का आपको उपभोग में तल्लीन करके रखना चाहता है। मतलब जितना वो उत्पादन में आपका श्रम का शोषण करना चाहता है, उतना ही आपको एक कंज्यूमर भी बनाना चाहता है। उपभोग करो, ये खरीदो, वो खरीदो, टीवी देखो, ऐसो आराम करो, ये भी तो आपको दे रहा है। तो कुल मिला के इसका जो चरित्र है कि आपको अय्यासी बनाने का, जैसे ये हमारे बहुत ही बड़े एक दलित कवि है, उनका सूरज चौहान या क्या नाम है उनका, उनका ये है ना कि भाई दलित बस्ती का वो वर्णन करते हैं उस कविता में, है ना। तो उस कविता में जो उनका नाम है सूरजपाल चौहान, ये दलितों की बस्ती है। इसमें बस दो तीन पहले का पद सुन लें तो उसमें कि पूंजीवाद कैसे जो नीचे के लोगों को कैसे एक तरह का कृत्रिम एक अय्यासी, एक तरह का करप्ट एक लाइफ में आपको धकेल देता है, एक कंज्यूमरिज्म के इसमें, है ना। तो यो सूरजपाल चौहान लिखते हैं, ये दलितों की बस्ती है, बोतल महंगी है तो क्या, थैली बहुत ही सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है, ब्रह्मा विष्णु इनके घर में, कदम कदम पर जय श्री राम, रात जगाते शेरों वाली की, करते कथा सत्यनारायण, पुरखों को जिसने मारा था उनकी ही कैसेट बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा और मैं चमार हूँ, ये खटिक और वो कोली, एक तो हम कभी हो ना पाए, बन गई जगह जगह टोली, अपने मुक्तिदाता को भूले, गैरों की झांकी सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। हर महीने वृंदावन दौड़े, माता वैष्णो छह छह बार, गुड़गांव की जात लगाता, सोमनाथ को अब तैयार, बेटी इसकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, ये दलितों की बस्ती है। बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवादारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में मेहतारी, मंदिर मस्जिद में गोली इनके कंधे से चलती है, ये दलितों की बस्ती है। शुक्रवार को चौंसर बढ़ती, सोमवार को मुख लहरी, विलियम पीती मंगलवार को, शनिवार को नीत जहरी, नौ दुर्गे में इसी बस्ती में, घर घर ढोलक बस्ती, ये दलितों की बस्ती है। तो आगे जाके भी बताते हैं कि कैसे डीजे वगैरह लाके डांस करना, ये वो, है ना। तो ये भी तो पूंजीवाद में ही ये निहित है ना। असल में मार्क्स के पूंजी में भी मार्क्स ये बताते हैं कि जो पूंजीपति भी जो है, वो पूंजीपति, जैसे देखिए आप कुछ कुछ बनिया कम्युनिटी इंडिया में देखिएगा तो वो कमाता बहुत है, खर्चे का नहीं, और वो बिल्कुल सरल सादगी वाला जिंदगी जिएगा, है ना। वो खर्चे का नहीं, सिर्फ वो प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन में। लेकिन मार्क्स ये भी बोलते हैं कि पूंजीपति भी कंजम्पशन करना चाहते हैं। किस टाइप का कंजम्पशन? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, दिखाते हुए, अय्यासी करते हुए। शायद हमें हिंदुस्तान में विजय माल्या का याद आता है, बड़ा यॉट लिया, एकदम ऐश कर रहा है, कुछ कुछ टापुओं में, आइलैंड्स में जाता है, मॉलडीव्स में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, ये वो। यानी कि खर्च करो, अय्यासी करो, आराम करो, मजे लो, मजे लो। मॉल में जाओ, कितना मजे लेते हैं लोग, सेल्फी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। यानी कि जो दमन जो है, दमन एक तरह का जो लंपटता, हाँ, एक तरह का कंज्यूमरिज्म,
एक तरह का एंजॉयमेंट के साथ आ रहा है। तो ये पूरा डायनेमिक को समझने के तरफ मार्क्स आपको ले जाता है। तो जब आप पूंजीवाद को सिर्फ ये हमें डराता है, धमकाता है, दबाता है, ठगता है, दमन करता है, तो लगता है कि कहीं आप क्यों ऐसा एक छवि बनाना चाहते हैं पूंजीवाद के बारे में, उसमें प्रश्न उठता है कि ये कुछ और पेच चल रहा है, आप कुछ और तिगड़मबाज, आपका तिगड़मबाज को पकड़ना पड़ेगा फिर। क्यों आप एक तरह का एक आंशिक एक पक्ष दिखा रहे हैं, है ना? तो कुछ जो बहुत ही संवेदनशील कवि वगैरह हुए, उसमें भी कुछ कुछ इस ढंग का प्रॉब्लम मुझे दिखता है। फिर भी जिसको मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, गोरख पांडे का जो स्वर्ग से विदाई है, उसमें बहुत इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो जो मजदूरों पे जो अत्याचार होता है वो दिखाते हैं स्वर्ग से विदाई में। आप लोगों को पता भी होगा, जैसे वो लिखते हैं, भाइयों और बहनों, अब यह आलीशान इमारत बनकर तैयार हो गई है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी भरपूर ताकत लगाकर आपने जमीन काटी, गहरी नींव डाली, मिट्टी के नीचे दब भी गए आपके कई साथी, मगर आपने हिम्मत से काम लिया। पत्थर और इरादे से, संकल्प और लोहे से, बालू, कल्पना और सीमेंट से, ईंट दर ईंट आपने अटूट बुलंदी की दीवारें खड़ी की। छत ऐसी कि हाथ बढ़ाकर आसमान छुआ जा सके, बादलों से बात की जा सके। खिड़कियां क्षितिज की था लेने वाली आंखों जैसी, दरवाजे शानदार स्वागत। अपने घुटनों, बाजुओं और बरौनियों के बल पर सैकड़ों साल टिकी रहने वाली यह जीती जागती इमारत तैयार की। अब आपने हरा भरा लान, फूलों का बगीचा, झरना और ताल भी बना दिया है। कमरे कमरे में गलीचा और कदम कदम पर रंग बिरंगी रोशनी फैला दिए है। गर्मी में ठंडक और ठंड में गुनगुनी गर्मी का इंतजाम कर दिया है। संगीत और नृत्य के साज सामान सही जगह पर रख दिए हैं। अलगनियाँ, प्यालियाँ, गिलास और बोतलें सजा दी है। कम शब्दों में कहें तो सुख सुविधा और आज़ादी का एक सुरक्षित इलाका, एक झिलमिलाता स्वर्ग रच दिया है। इस मेहनत और इस लगन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये तो सही कहा एकदम। यह मत पूछिए कि कहाँ जाएं, जहाँ चाहें वहाँ जाएं। ये जो फ्री लेबरर है, फ्री है आप। दास प्रथा में, फ्यूडलिज्म में एक काम हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि जमींदार आपको छोड़ देता है। आपका दादा परदादा भी वहीं रहे, आप भी वहीं रहेंगे, आपका बेटा भी वहीं रहेगा, बधवा मजदूर जैसा है। लेकिन पूंजीवाद में तो मजदूर वो नहीं है, वो तो फ्री है। लेकिन जो आप जहाँ चाहते हैं चले जाएं, इसको भी हालांकि गोरख उसको भी नेगेटिवली दिखा रहे कि, है ना, मतलब यह मत पूछिए कि कहाँ जाए, वो नेगेटिव तो है, लेकिन उसका एक तरह का एक लावारिस जैसा है ना मजदूर, वो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। जहाँ चाहें वहाँ जाएं। फिलहाल उधर अंधेरे में कटी जमीन पर जो झोपड़े डाल रखे हैं उन्हें भी खाली कर दें, झोपड़ी भी हटा देते हैं। फिर जहाँ चाहें वहाँ जाएं, आप आज़ाद हैं, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हुई। मतलब मिनिमम जो रहने का भी उनको नहीं देंगे मजदूरों को, उनका जो झोपड़ी है उसको भी अब ख़त्म कर देते, क्योंकि काम हो गया। अब जो कुछ दिन झोपड़ी में रहने का जो उनको दिया था वो भी तोड़ दे रहा है। फिर आगे कहते हैं गोरख कि आपको अपने काम का पूरा फल मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको अपने काम का पूरा फल मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि पिछले जन्मों के आपके काम अभावों के नरक में ले जा रहे हों। विश्वास कीजिए, धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या आप नहीं जाना जाना ही क्या आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहते?
यहीं रहना चाहते हैं इस आलीशान इमारत में, इन गलीचों पर पाँव रखना चाहते हैं। ओहो, यह तो लालच की हद है। फिर आगे वो बोलते हैं कि तब तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे आपको हटाने के लिए, है ना। तो ये है। तो इसमें फिर भी दमन अत्याचार का ज़्यादा इसमें है, लेकिन और ये बहुत चलने वाला कविता है, स्वर्ग से विदाई। बल्कि इस जो संग्रह का नाम भी वही है, स्वर्ग से विदाई, है ना। और जो बाकी भी जो उनका कविता जो वो चलता है उसमें दमन अत्याचार का ही चल रहा है। लेकिन गोरख में दूसरा पक्ष भी है जो बहुत कम लोग उस पर रेफर करते हैं। तो मैं उस टाइप से उनका जो कम चलने वाला कविता में मुझे इंटरेस्ट है। तो जैसे एक वो बताते हैं पैसे का गीत। अब देखिए, पैसे पे उन्होंने सोचा है। अब पैसा तो पैसा है, तो पैसा तो हर किसी को अच्छा लगता है, गरीब को भी अमीर को भी। अब वहाँ तो फिर आपको फिर पूंजीवाद में का जो उसका जो संरचना है, वो जो एक तरह का ऐसा चीज़ है पैसा, कि जो अमीर और गरीब दोनों को ही अच्छा लगता है। तो उस पे आप फोकस करेंगे तो फिर पूंजीवाद का जो आंतरिक चरित्र वो साफ होता है ना। तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा कि वो पैसे को लेके भी वो सोचे हैं। पैसे का गीत। पैसे की बाहें हजार अजी पैसे की बाहें हजार अजी पैसे की, महिमा है अपरंपार अजी पैसे की। पैसे में सब गुण, पैसे ही निर्गुण। अब देखिए, पैसे सब गुण, पैसे निर्गुण। ये जो निर्गुण जो है, ये निर्गुण वाला पक्ष है पूंजीवाद में। और ये उन्होंने पकड़ा है कि चूंकि पूंजीवाद तो एक तरह का लगता है ना कि भाई मजदूर भी उसमें पीड़ित है, लेकिन पूंजीपति भी पीड़ित है। कई लोग बोलते हैं कि जो अलगाववाद का जो मार्क्स जिक्र करते हैं, तो मजदूर भी अलगाववाद का शिकार है, लेकिन पूंजीपति भी। इसको लेकर डिबेट भी है कि क्या मार्क्स ये भी मानते थे कि पूंजीपति भी अलगाव का अलगाव वो भी फेस करता है। जैसे चार्ली चैपलिन का एक फिल्म है, याद नहीं आ रहा है नाम क्या है, हो सकता है सिटी लाइट्स है, सिटी लाइट्स है शायद, सिटी लाइट्स। उसमें वो तो ऐसे ही लावारिस आवारागर्दी कर रहे हैं, वो तो गरीब आदमी आदमी है, चार्ली चैपलिन का जो कैरेक्टर है उसमें। तो वो जाके ना हमेशा एक तालाब है एक ब्रिज के नीचे, वहाँ रात को वहीं सोते हैं जाके। तो एक दिन वो सोए हुए हैं चार्ली चैपलिन, तो आवाज़ आती है कि कोई आदमी नीचे आ रहा है, और थोड़ा जग जाते हो, हालांकि वो नींद में थे तो ठीक उन्होंने फोकस नहीं किया उस आदमी पे। तो देखिए, अरे वो आदमी तो छलांग मार दिया उस तालाब पे, आत्महत्या कर रहा है वो तो फिर तुरंत उठ के उसको बचाया, निकाला वहां से। पता चला वो तो नगर का बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तो सेठ बहुत खुश हो गया, भाई तुमने तो मेरा ज़िंदगी बचा दिया, मैं तो पता नहीं क्या हो गया था, मेरा तो इतना टेंशन है लाइफ में, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, इतना नाखुश हूँ मैं कि मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं मर रहा था। लेकिन जो भी है तुमने बचाया, मुझे अच्छा लगा ये होगा। तो फिर वो चार्ली चैपलिन को अपने साथ ले जाता है वो अपने बड़े आलीशान कोठी में। तो उस फिल्म में भी फिर चार्ली चैपलिन के जरिए, उस कैरेक्टर के जरिए चार्ली चैपलिन दिखाते हैं आपको कि कैसे ये अमीर आदमी इतना नाखुश, इतना दुखी, इतना डिप्रेशन। अब बोलते भी हैं कि बड़े बड़े सेठ लोग ज़्यादा डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, ज़्यादा टेंशन का, तो फिर वो जाके अंबानी वगैरह भी जाके बड़े बड़े मंदिरों में इतना दान चढ़ाते हैं है ना। तो सब लोग फंसे हुए हैं, यानी कि एक संरचना भी है पूंजीवाद। और तो इसलिए कैपिटलिज्म का लॉजिक और कैपिटलिस्ट पूंजीपति का जो व्यक्तिगत वो डिसीजन लेता है, उसका व्यक्तिगत जो उसका जो कंट्रोल है पूंजीवाद पे कितना है, इसको लेके सवाल है फिर। हाँ, क्या G7 का जितने भी देश है, अभी बाइडेन है, बड़े बड़े पूंजीपति साम्राज्यवादी देशों का जो लीडर है, क्या उनका क्या सही में कंट्रोल है
जो ये ग्लोबल कैपिटलिज्म पे, ये तो खुला सवाल है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोरख जो है इस टाइप का प्रश्न को लेके भी वो इंटरेस्टेड है। तो पैसे में सब गुण, पैसे तो निर्गुण इस ढंग से है कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई चाहता है तो पूंजीवाद चलता है। पूंजीवाद का सिस्टम का अपना एक लॉजिक है, तो वो निर्गुण जैसा है, वो सगुण नहीं, वो निर्गुण है। किसी व्यक्ति विशेष का डिसीजन, व्यक्ति विशेष का ऑर्डर पे ही पूरा चल रहा है ऐसा नहीं है। एक तरह का उसमें एक वॉइड है, एक तरह का एक 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 तरह का खोखलापन कह लीजिए उसको, है ना। एक तरह का उसमें एक एबिस जिसको बोलते हैं, है ना अंग्रेजी में। तो पैसे में सब गुण, पैसे ही निर्गुण, तो सब गुण भी है फिर भी वो निर्गुण है। पैसा एक तरह का सांकेतिक चीज है, कुछ भी नहीं है, कागज है, उसको जला भी सकते हैं एक नोट को, क्या है, फिर भी वो सब कुछ है। बहुत सारा नोट है तो फिर हम बड़ा मकान भी खरीद सकते हैं। उल्लू पर देवी सवार अजी पैसे की, उल्लू पर शायद लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का बात कर रहे हैं ये। हाँ? उल्लू पर देवी सवार अजी पैसे की पंडे पैसे के झंडे। पंडे से झंडे देखिए, वो देश को भी ले रहे हैं अभी। पैसे के पंडे पैसे के झंडे, डंडे से टीकी सरकार अजी पैसे के गाने पैसे की गजलें, सबसे मीठी झंकार अजीब पैसे की अम्मा पैसे के बप्पा, लपटों से बुनी ससुराल अजी की, मेहनत से जिसे, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, मेहनत से जिनसे जिनसों के दुखड़े के जिनसों के दुखड़े, दुखड़ों से आती बाहर अजी पैसे की, सोने के लड्डू चांदी की रोटी, बढ़ जाए भूख हर बार अजी पैसे की लूटों की फौजें, दुनिया है घायल शिकार अजी पैसे के बूते इंसाफी जूते, पैसे की बूते इंसाफी जूते, खाए जा पंचों मार अजी पैसे की, जितना ही है। तो पैसा को लेके इतना सोचा है वो। तो जैसे हम मार्क्स में मूल्यों को लेके, वैल्यू को लेके सोचते हैं, है ना, कि वैल्यू क्या है चीज़ है और वैल्यू कैसे बन रहा है ना, तो वैसे ही कुछ है। तो उसी ढंग से आप देखिएगा, जो उनका जो समझदारों का गीत, दूसरा जो कविता है, इसमें भी ये है कि भाई समझदार लोग हैं, उनको सब समझ है, उनको सब पता चल गया है कि ये तो ऐसा है, क्या सही क्या गलत, फिर भी वो जानबूझ के उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं जो उनको नहीं दोहराना चाहिए। यानी कि सोचिए, आपने वाम आंदोलन में लग के पूरा आपने आइडियोलॉजी तो सीख लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उसी सिस्टम को बरकरार रखने में आप उसमें हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इससे समझदारों का गीत में भी कैसे सिस्टम अपने आप को वो फिर रिप्रोड्यूस करता है, सिस्टम अपने आप को कैसे बरकरार रखता है, जबकि सबने मार्क्सिज्म पढ़ लिया है। मार्क्सिज्म पढ़ के भी लोगों ने पूंजीवाद को बचाया है, पूंजीवाद का पक्षधर बने हैं, है ना। तो इस टाइप को लोगों चीज़ों को उसने समझा है। तो समझदारों का गीत बड़ा मुझे अच्छा लगता है। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों देते हैं हम समझते हैं खन का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं, क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते डरते हैं और चुप रहते हैं, चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं। बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं हम बोलने की आज़ादी का मतलब समझते हैं।
तट तट पूंजी या नौकरियों के लिए आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं? अगर बेरोजगारी अन्याय से तेज दर से बढ़ रही हो, हम आज़ादी और बेरोजगारी दोनों के खतरे समझते हैं, हम खतरों से बाल बाल बच जाते हैं, हम समझते हैं हम क्यों बच जाते हैं, यह भी हम समझते हैं कि बेरोजगारी से, खतरों से भी लोग बच रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उसको सब समझ है, वो भी खैर कुल मिला के आगे जाके शायद वो भी जो प्रोलेटेरियत जिसको बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग में शायद वो भी तब्दील हो जाएगा जैसे पूंजीवाद का क्राइसिस बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी तो वो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो क्यों तख्ता पलट करेगा? वो तो चीज़ों को ऐसे लेके जाएगा, है ना? तो यानी कि इतना बड़ा जो मिडिल क्लास का एक सेक्शन है जो पूंजीवाद का दमन झेल रहा होगा, लेकिन झेलते हुए भी वो आराम का जिंदगी जी रहा है। इस चीज को भी तो पकड़ना है। यानी कि जैसे तो फिर इसमें गोरख पांडे में आप वो देख रहे हैं, है ना? ये कविता को पढ़ लीजिएगा जब आप लोगों को फुर्सत हो, और ऑनलाइन भी आराम से मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स का जो पूंजीवाद का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ पूंजीवाद को एक दमनकारी एक ढांचा, एक संरचना के हिसाब से नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद जो तरह तरह का जो अधिकार, तरह तरह का जो आपको मज़ा दे रहा है, तरह तरह का आपको कंज्यूमरिज्म दे रहा है, आपको अय्यासी भी दे रहा है, आपको जैसे मुझे तो ये याद आता है कि जो मारुति आंदोलन में वर्कर बोलते हैं कि भाई सब रोबोट्स आ गए, सब ऑटोमेटिक कर गया, तो हमें तो उसी स्पीड में काम करना होता है, और 50 सेकंड में एक मारुति कार बनाते हैं, ये अच्छा नहीं है, हमें तो बहुत सता रहे हैं ये मारुति का प्लांट में जिस ढंग का वर्किंग कंडीशन है वगैरह वगैरह। वो ठीक है, उनका बात सही है, लेकिन ऑटोमेटिक जो है कि भाई रोबोट आ गया अब बहुत फास्ट चलेगा, ये लेकिन उपभोगी भी हैं हम लोग। हम चीज़ों का, कंज्यूमर आइटम्स का हम मजा भी लेते हैं, तो उसमें फिर ऑटोमेटिक जब होता है तो हमें अच्छा लगता है। तुम ऑटोमेटिक है यार, मेरा फ़ोन तो ना ये तो बहुत फास्ट प्रोसेसर है, अभी तो क्वालकॉम प्रोसेसर है ये। अभी तो एप्पल का कंप्यूटर में M1 प्रोसेसर है, और भी फास्ट है वो। वीडियो एडिटिंग करना आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना फास्ट। ऑटोमेटिक कार्स आ गया, कितना बढ़िया ऑटोमेटिक कार्स, क्लच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस चलाते रहो फास्ट। तो यानी कि जो कुछ चीज़ आप, जब आप मजदूर के हिसाब से आप उत्पादन के लेवल पे, प्लांट के लेवल पे जो चीज़ को विरोध करते हैं, उसी टाइप की चीज़ को आप उपभोक्ता, एज अ कंज्यूमर, आप फिर उसका मजा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप विरोध करके आए फैक्ट्री फ्लोर में, लेकिन जब आप शोरूम में जाके उसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो आप उसी में फिर तल्लीन हो गए हैं, आप उसी में मदहोश हो गए हैं। तो ये कुल मिला के पूंजीवाद बन रहा है। पूंजीवाद मतलब ये नहीं कि आपको जहाँ जहाँ थोड़ा दुख पड़ रहा है, कष्ट पड़ रहा है, तो वहाँ आप पूंजीवाद करके चिल्लाइएगा, और जहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगता है, चलो आपका भी वोट डालने का अधिकार है। अरे हमारा भी बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है, तो हमारा उधर अच्छा हमको वहाँ से संरक्षण मिल रहा है, तो फिर वहाँ गदगद हो गए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो मार्क्स का जो समझदारी है, या तो आपको मार्क्स को ठुकरा देना चाहिए। अगर मार्क्स के समझदारी को लेके चलना है, तो आपको वो जो जहाँ मजा ले रहे हैं, जहाँ आप अयासी कर रहे हैं, आप मदहोश हो रहे हैं, है ना, वो भी इसी प्रक्रिया के पार्ट है ना? तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कि आप 8 घंटा काम किए और आपको इतना मजूरी, इतना सैलरी आपको दिया, हम्म,
उसके बाद प्रोडक्शन तो उधर शुरू हो रहा है ना। तो वो जो उधर शुरू हो रहा है, जिसको हिडन एबोर्ड कहते हैं, हिडन एबोर्ड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स कहते हैं, हाँ, तो वहां क्या हो रहा है आपको तो वो भी जानना है। सिर्फ आप अपना नौकरी में जितना पैसा मिल रहा है आप खुश हो गए। यानी कि रामकृष्ण परमहंस जो नौकरी को जो उन्होंने लताड़ा है कि तुम तो नौकर बन गए, ये मुझे कहीं ना कहीं अपील करता है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आधुनिक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो समाज, जो पूंजीवाद, हम कहते हैं कि शायद पूंजीवाद उस टाइप का समाज लाता है हमारे सामने में, और हम सोचते हैं कि इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो व्यक्तिगत अधिकार को संरक्षण, तथाकथित संरक्षण करने वाला जो मॉडर्न जो समाज है, ये कहीं ना कहीं सामंती समाज से अच्छा है ना। ये जो हम मान के चल रहे हैं, मार्क्स इस सब से अलग है। हाँ, अब ये तो सही बात है कि मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद व्यक्तिगत अधिकार या इस टाइप की चीज़ों में जो सामंतवाद से और प्रगतिशील है, उस हिसाब से और प्रोग्रेसिव है, अधिकार देता है आपको वगैरह वगैरह, वो तो मानते हैं मार्क्स। लेकिन वो मानते हुए उस चीज़ को पूरा आत्मसात करते हुए पूंजीवाद का इस फीचर को, पूंजीवाद का एक इंटीग्रल फीचर है वो, मानते हुए वो अपना क्रिटिक को आगे बढ़ाते हैं।